हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन करवा रहा था और मैंने क्वेश्चन एक होमवर्क दिया था आप लोगों को, ठीक है, और बोला था कि इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम अगले फंक्शन पे दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। चलिए, तो वो जो क्वेश्चन था हमारा उसको चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था, हाँ, वो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 क्या था कि लेट अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस लेमडा where lambda belongs to natural number, so that lambda can have 2n different values. Lambda can have 2n different values. ठीक है, कितना ऊपर दिख रहा होगा एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलिए, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। आप में से किसी ने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया और ग्रुप में इसका सॉल्यूशन नहीं भेजा, इसका मतलब आप लोग में से किसी ने भी इस लेक्चर को पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा काम है बनाना, तो हम चलिए कर रहे हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए, क्या दिए हुए, रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस लेमडा, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि लेमडा एक, और क्वेश्चन में साथ ही दे दिया कि लेमडा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि लेमडा का 2n अलग अलग डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। लेमडा का 2n अलग अलग डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले इस LHS को आप उठा लीजिए, ठीक है। रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, तो रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 जो है, ठीक है, सॉरी, इसका आप हम रेंज थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 जो होगा, ये रूट अंडर एन स्क्वायर से तो बड़ा होगा, ठीक है। रूट अंडर एन स्क्वायर से तो बड़ा होगा, इसका मतलब रूट अंडर एन स्क्वायर ग्रेटर देन एन होगा, ठीक है। अब चलिए इसको मान लीजिए 1। अब देखिए रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 जो है, ये रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n से तो छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज देख लीजिए कि शायद इस क्वेश्चन में था लेमडा एंड, हाँ ठीक है, लेमडा बिलोंग्स टू एन, लेमडा कैन हैव 2n डिफरेंट वैल्यू। देखिए एक चीज कि यहाँ पे n एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। यहाँ पे n एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। लेमडा के साथ साथ n भी दे दीजिएगा, ठीक है। लेमडा कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लेमडा कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दे देंगे, ठीक है आप लोग। अब चलिए देखिए कि ये क्या है, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। देखिए n एक जब एक नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब 2n एक पॉजिटिव नंबर है, और किसी भी नंबर में आप पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो वो इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब इससे बड़ा ये होगा ना, ठीक है। तो चलिए यहां से देखिए रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 लेस देन रूट अंडर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, लेस देन n प्लस 1, ठीक है। एक चीज आप यहां से देखिए कि रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 जो है, रूट अंडर
एन स्क्वायर प्लस वन, ये कहां से कहां के बीच में आ गया, तो ये आ गया एन से लेके एन प्लस वन के बीच में, ठीक है। कहां से कहां के बीच में आ गया, एन से एन प्लस वन के बीच में। तो देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू हो जाएगा आपका एन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज छूट गया था हमारा, रूट इंटीग्रल पार्ट देना, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये लिखा हुआ इक्वेशन, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या था, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से मैंने प्रोसीड किया, ये मतलब ह्यूमन एरर था, शायद मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिखवाया था, तब ये इंटीग्रल पार्ट मैंने लिखवाया था, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू क्या आ गया, एन। इसका मतलब रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस लेमडा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, एन। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। हम यहीं से डायरेक्ट प्रोसीड कर देते हैं, आप आराम से देखिए, ठीक है। रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन जो है कहां से कहां तक आ गया, एन से लेके एन प्लस वन के बीच में। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन जो होगा वो कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब रूट अंडर इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस लेमडा भी किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल, क्योंकि देखिए ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखिए तो एन स्क्वायर प्लस लेमडा का वैल्यू भी रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, एन प्लस वन से लेकर के एन के बीच में, और जहां एन पे क्या हो जाएगा, एन पे आपका ये साइन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एन से एन प्लस वन के बीच में आपका क्या आ गया, रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस लेमडा। अब देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस लेमडा लेस देन एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, और इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर खत्म। तो देखिए लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के टू एन प्लस वन तक, जीरो से लेकर टू एन प्लस वन तक। लेकिन आपका आप जरा ध्यान से देखिए लेमडा कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टू एन प्लस वन के बीच में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, जीरो से लेकर टू एन प्लस वन के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, लेमडा तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है। अच्छा टू एन प्लस वन पे इक्वालिटी का साइन है, मतलब टू एन प्लस वन को हटा दो, तो बात कीजिए तो जीरो से टू एन प्लस वन के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन टू एन प्लस वन को इंक्लूड नहीं करना है, तो जीरो से लेकर टू एन तक, जीरो वन टू थ्री से लेकर कहां तक, टू एन तक जो होंगे नेचुरल नंबर्स होंगे, तो कितने हो गए टोटल, टू एन नेचुरल नंबर्स हो गए हैं। तो यहां से प्रूफ हो गया कि लेमडा टू एन डिफरेंट नेचुरल नंबर लेमडा ले रहा है, ठीक है। मतलब लेमडा का वैल्यू जीरो से लेकर टू एन के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेमडा जीरो से लेकर टू एन के बीच का कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। मतलब लेमडा के कितने वैल्यू आ गए, टू एन नेचुरल नंबर, लेमडा के रेंज में कितने वैल्यू आ गए, टू एन नेचुरल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अगर किसी को समझने में अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ भी होगा, ठीक है, अगर किसी को नहीं आया समझ में तो ग्रुप में मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। स्टूडेंट मैं हर वीक अब सोच रहा हूँ कि हर वीक एक बार लाइव आके आप लोगों के जो लाइव डाउट्स हैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा लाइव आके, ठीक है। वीडियो जाता रहेगा और वीक में एक बार मैं लाइव आऊंगा, ठीक है, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले फंक्शन को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब जो हमारा अगला हेडिंग है वो है फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, क्या हमारा अगला हेडिंग, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलिए तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट y इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, ठीक है। ये जो साइन है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, यही आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये जो साइन है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। अब ये फंक्शन ऑपरेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इस फंक्शन के अंदर आप जो इनपुट डालते हैं, फंक्शन ऑपरेट कैसे होता है सुनिएगा। इस फंक्शन के अंदर आप इनपुट डालते हैं, ठीक है, तो ये आउटपुट में क्या देता है, तो ये आउटपुट में इनपुट के इंटीग्रल पार्ट से जो डिस्टेंस होता है उसको आउटपुट में देता है। मतलब समझिए कि इनपुट, जब इसमें इनपुट डाला जाता है तो आउटपुट क्या देता है, तो ये इनपुट डालने पे इनपुट का वो जो इनपुट वाला पॉइंट है इनपुट का, ठीक है, इनपुट के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा जो इंटीजर है, सबसे नजदीक में जो इंटीजर है, उस इंटीजर से जो डिस्टेंस होता है इनपुट का, ठीक है, उसको ये आउटपुट में आंसर करता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.7 सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7, तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 क्या होगा। अभी मैंने क्या बोला, ये आउटपुट में ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये आउटपुट में क्या देता है, तो ये आउटपुट में इनपुट के लेफ्ट साइड में जो सबसे नजदीक में इंटीजर होता है, ठीक है, उस इंटीजर से आउटपुट का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस ये इनपुट के लेफ्ट में जो इंटीजर होता है, ठीक है, उससे जो डिस्टेंस होता है इस इनपुट का वो ये आउटपुट में देता है। यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.7, ठीक है। इसको एक और तरीके से अप्रोच किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आराम से इसको समझते जाइए क्लियरली, ठीक है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल की बात करें, अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ -4.3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ -4.3, तो इसका आउटपुट क्या आता है, देखिए इनपुट -4.3 इनपुट है, ठीक है। अब -4.3 का फ्रैक्शनल पार्ट देखना है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ये देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया आपका -4.3, ये हो गया पॉइंट इधर इसके लेफ्ट साइड में सबसे नजदीक में कौन सा इंटीजर होगा -5। अब -4.3 का -5 से कितना डिस्टेंस होगा, -4.3 माइनस ऑफ -5 है, कितना हो जाएगा 0.7। तो इस पॉइंट से 0.7 हो जाएगा, इसका इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.7। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -4.3 कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है। कैसे ये फंक्शन ऑपरेट हो रहा है आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8.6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.6। तो देखिए 8.6 तो हमारा ये हो गया, इसके लेफ्ट साइड में सबसे नजदीकी इंटीजर कौन सा है 8, उससे इसका डिस्टेंस कितना होगा 0.6। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.6 कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे ऑपरेट करता है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ 9। अब देखिए 9 का इंटीग्रल नहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 9। अब 9 का फ्रैक्शनल पार्ट हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये है 9। अब इसके लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, इसके लेफ्ट साइड में सबसे नजदीक में कौन सा इंटीजर है 9 के लेफ्ट साइड में सबसे नजदीक में कौन सा इंटीजर, तो 9 खुद ही है। तो इसका मतलब 9 का 9 से कितना डिस्टेंस होगा 0 डिस्टेंस होगा। तो यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अगर -7 हम दे तो ये -7 मैंने दे दिया। अब -7 के लेफ्ट साइड में सबसे नजदीक में कौन सा इंटीजर है -7 खुद ही, और -7 का -7 से क्या डिस्टेंस हो जाएगा 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए अभी जो मैंने एग्जांपल पुट किया है, मैंने अभी जो एग्जांपल लिखा है उससे आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज जीरो। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है, तो जीरो होता है। ठीक है, ये एक चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि इंटीजर जब होता था, जब इनपुट इंटीजर होता था तो आउटपुट जीरो आ जाता था, मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट जीरो। लेकिन जब इनपुट नॉन इंटीग्रल होता था, जब इनपुट एक इंटीजर नहीं होता था तो आउटपुट क्या आता था, आउटपुट एक फ्रैक्शनल वैल्यू आता था। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू जीरो से, और फ्रैक्शनल वैल्यू कहां से कहां, फ्रैक्शनल वैल्यू कहां से कहां तक होता है, जीरो से वन के बीच में। ना ही जीरो को इंक्लूड किया जाता है ना ही वन को। जीरो से वन के बीच के जो नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है फ्रैक्शनल, उनको बोला जाता है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब इंटीजर इनपुट में रखने पे, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या देता है, आउटपुट जीरो। ठीक है, लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यू रखने पे फ्रैक्शनल वैल्यू देता है। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू में तो देखिए एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये जो इंटीग्रल पार्ट है ये या तो आउटपुट में जीरो देता है, आउटपुट में जीरो देता है, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू देता है। या तो आउटपुट में जीरो देता है या फिर फ्रैक्शन वैल्यू देता है। इसका मतलब इसका डोमेन, सॉरी इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी ध्यान से। सबसे पहले डोमेन की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर रेंज पे आएंगे। सबसे पहले देखिए ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, क्या इसमें हम x का कोई ऐसा वैल्यू भी है जो नहीं रख पाएंगे जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो? कोई तो ऐसा x का वैल्यू नहीं है जिसके लिए अनडिफाइंड हो। हम हर एक नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो वो जीरो होगा या फिर कोई फ्रैक्शन वैल्यू, तो हम हर एक नंबर का तो फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम x की जगह हर एक वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर। ठीक है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, यानी कि इनपुट क्या हो जाएगा, ऑल रियल। अब हम आउटपुट की बात करते हैं, यानी कि रेंज की। ठीक है, कि रेंज क्या हो जाएगा, तो देखिए आउटपुट क्या क्या आ रहा है, आउटपुट या तो जीरो आ रहा है या फिर कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है जीरो से वन के बीच का। इसका मतलब आउटपुट यानी कि रेंज क्या हो जाएगा इसका, जीरो से लेके वन, वन पे ओपन ब्रैकेट, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट, वन पे ओपन ब्रैकेट, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट। तो डोमेन रेंज के बारे में हमने डील कर लिया। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखेंगे आप, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल part function always gives fraction value except integral value of x, except integral value of x। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये क्या कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है हमेशा एक फ्रैक्शन आंसर करता है एक्सेप्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। देखिए जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये हमेशा एक फ्रैक्शन वैल्यू को एक आउटपुट में एक फ्रैक्शन वैल्यू देता है। ठीक है, एक्सेप्ट जब x का वैल्यू इंटीजर नहीं हो। ठीक है, x के जब इंटीजर हो जाता है तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दे पाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंटीजर वैल्यू के लिए x जब इंटीजर हो जाता है तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देता है, वो जीरो देता है, और जीरो एक फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो आउटपुट में हमेशा एक फ्रैक्शन वैल्यू देता है।
ठीक है, आउटपुट में हमेशा x के हर एक वैल्यू के लिए वो एक आउटपुट में एक फ्रैक्शन वैल्यू देता है, सिर्फ x के इंटीग्रल वैल्यू को छोड़ के, यानी कि x एक्सेप्शन है, x का इंटीग्रल वैल्यू एक्सेप्शन है, क्योंकि x जब इंटीजर हो जाता है तब क्या आ जाता है आउटपुट में 0, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। अब देखिए लिखेगा इट इज ऑल्टरनेटिवली defined as the difference between input and integral part of input. This input and integral part of input. ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है ये पॉइंट कि ये जो फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये एक और तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अल्टरनेट तरीके से भी डिफाइंड है, ठीक है। मेरा चौक निकल गया है, मैं चौक बदल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए तो क्या है कि क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्टरनेटिवली डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनपुट। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को एक और तरीके से डिफाइन किया गया है। किस तरीके से कि हम फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू को इनपुट माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनपुट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो है y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये किसके इक्वल हो जाता है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के इक्वल, ठीक है। ये एक और तरीके से डिफाइंड है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के इक्वल हो जाता है। वही चीज लिखा हुआ है इनपुट डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनपुट, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट जो है x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के इक्वल आता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक, क्यों इसके इक्वल आता है, तो देखिए हम किसी वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कब आएगा, जब इंटीग्रल पार्ट निकाल देंगे किसी नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट निकाल देंगे तो बचेगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये फंडा यहाँ पे लगा दिया गया, बड़ा ही सिंपल सा। जब अभी आप थोड़ी देर पहले ज्योमेट्री से बहुत मतलब कि किसी पॉइंट का इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट बहुत ही ध्यान से निकाल रहे थे कि आपको आ जाता था। अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे 7.6 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाता था। अगर मैं 7 पॉइंट इतना नीचे दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे अगर 7.6 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछता तो आप क्या करते, 7.6 के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो 7, ठीक है। लेफ्ट में सबसे नजदीक इंटीजर कौन सा, 7। अब 7.6 से 7 के बीच का डिस्टेंस निकालते 0.6 और आंसर कर देते। देखिए अल्टरनेटिवली हम कर वही काम रहे हैं, 7.6 में से 7 को हम घटा रहे हैं, ठीक है, तब जाके हमें फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने उसी को जनरलाइज कर दिया, ठीक है। अब हमें इस तरह से नंबर लाइन पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं। अगर हमसे 7.6 का अगर इंटीग्रल फ्रैक्शनल वैल्यू पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट 7.6 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7.6 कर देंगे, ठीक है। 7.6 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7.6 कितना हो जाएगा, 7। तो 7.6 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 0.6, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए
जब हम अभी तो जैसे आपने फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ाई है, ठीक है, तो अभी तो आप बहुत आसानी से इसका वैल्यू जो है बहुत इत्मीनान से निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप आगे ज्यादा पढ़ लोगे, मतलब इसको पढ़ लोगे, लगातार निकालने के आदी हो जाओगे, तो आप डायरेक्ट निकालना शुरू कर दोगे, और इसी में आप कभी कभी गलती भी कर जाते हैं। जैसे देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7.6 में जैसे ही लिखूंगा आप बोल दोगे 0.6, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.6 का वैल्यू आप क्या बोल दोगे 0.6, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.4 का वैल्यू आप तुरंत ही बोल दोगे 0.4। लेकिन यही ध्यान रखते, इसी तरह जोश में आकर के -8.6 का इंटीग्रल पार्ट भी 0.6 बोल दोगे, ठीक है। यहां आप गलती कर जाओगे कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है आपको, क्योंकि जब निगेटिव होगा, ठीक है, जब निगेटिव होगा तो इसका -9 से इसका डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे बेहतर यही होता है कि आप इस फॉर्मूले से, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के इक्वल, ठीक है, करके इस फंडे से आप निकाल ले x का फ्रैक्शनल पार्ट, वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि उस केस में गलती होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। या फिर आप याद रखें कि जब भी आपको किसी निगेटिव, जैसे पॉजिटिव नंबर का तो आप सीधा ही देख के बोल दोगे, सीधा अगर किसी भी नंबर का 94.4 का ही अगर पूछता है फ्रैक्शनल पार्ट, तो सीधा 94 हटाओ, इसके जगह 0 पुट करो और 0.4 आंसर कर दो। 98.8 का सीधा 98 हटाओ, उसके जगह 0 लगाओ और बाकी आंसर कर दो, यानी कि 0.8, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव नंबर का पूछता है, ठीक है, मान लीजिए जैसे 96.6 -96.6 का अगर आपसे फ्रैक्शनल वैल्यू पूछता है, ठीक है, तो पहले क्या करो कि 96.6 का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो, यानी कि 0.6 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 0.6 को 1 में से घटा दो, अब इस 0.6 को क्या करो 1 में से घटा दो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस 0.6 को जैसे ही आप घटाओगे 0.4 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो कि आप गलती कर जाते हैं और अपना नंबर एग्जाम में माइनस प्लस के बदले माइनस में करवा के आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए तो हम इसके ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए हम सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। चलिए एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले। इधर दिख रहा है पूरे साइड पे, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने एक एक्सिस को प्लॉट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा शायद लाइन टेढ़ा हो गया, एक बार फिर से बना। देखिए अब इस एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर आ जाइए -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 -1 -2, इधर क्या आ जाएगा 1 2, ठीक है। अब देखिए अब इस फंक्शन का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ, फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के इक्वल, ठीक है। y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल होता है, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब हम अलग अलग वैल्यूज के लिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अच्छा देखिए जब x जो है -4 से 3 के बीच में होगा, जब
x -4 से -3 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के इक्वल। अच्छा, जब x -4 से -3 के बीच में होगा, ठीक है, जहां -3 पे आपका इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, x -4, ठीक है। यानी कि -4 से -3 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है किसके इक्वल होता है, x -4 के इक्वल, ठीक है। तो अब -4 से -3 के बीच में हम x -4 का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। देखिए -4 पे x -4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। -4 पे एक सेकेंड, जैसे -4 से -3 के बीच में x होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना आ जाएगा, -4। लेकिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के आगे भी तो माइनस लगा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, x + 4। अब देखिए जब -4 से -3 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, x + 4 के इक्वल, ठीक है। तो अब इस x + 4 का हम ग्राफ बनाते हैं -4 से -3 के बीच में, ठीक है। देखिए 3 पर इक्वालिटी नहीं, यानी कि 3 पे आपका हॉलो सर्कल आएगा। अब देखिए -4 पर x + 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये कहीं यहां से शुरू होगा, ठीक है। देखिए इस x + 4 y = x + 4 क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, और -4 से -3 के बीच में हमें इसी का तो ग्राफ बनाना है, y = x + 4 का। तो स्लोप कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ये कुछ इस तरह का जाएगा, और -3 पे ओपन -3 पे हॉलो सर्कल, क्योंकि -3 पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, ठीक है। अब -3 से -2 के बीच में हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। जब x -3 से -2 के बीच में है, ठीक है। जब x -3 से -2 के बीच में होगा तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना आ जाएगा, -3, और माइनस बाहर भी है, तो ये कितना बन जाएगा, x + 3, ठीक है। अब इस केस में देखिए कि ग्राफ कैसा हो जाएगा, y = अच्छा देखिए -3 से -2 के बीच में होगा जब x, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, x + 3 के इक्वल। तो अब हमें -3 से -2 के बीच में y = x + 3 का ग्राफ बनाना है, तो वो कैसा हो जाएगा, तो देखिए -3 पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यहां से ये स्टार्ट होगा, यहाँ हॉलो, यहाँ सॉलिड सर्कल, यहाँ देखिए यहाँ खाली नहीं, यहाँ जाके यहाँ फिर हॉलो सर्कल, क्योंकि -2 पे इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से, देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ये पैरेलल नहीं भी लग रहा है तो समझिएगा कि ये होगा पैरेलल, ठीक है। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि देखिए दोनों का स्लोप जो है आपका सेम ही है, ठीक है। दोनों का स्लोप सेम है, x + 3 x + 4, दोनों के x का कोफिशिएंट कितना है, 1 1। अब देखिए -1 से जब x जो है आपका -2 से -1 के बीच में होगा, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना आ जाएगा, -2, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के बाहर माइनस है, तो -2 कितना, +2, तो ये कितना बन जाएगा, x + 2। तो y = x + 2 का ग्राफ हमें -2 से -1 के बीच में बनाना है। यहाँ देखिए यहाँ हॉलो सर्कल होगा, ठीक है। अब -2 से -1 के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, y = x + 2 का ग्राफ कुछ इस तरह का आपका हो जाएगा, ठीक है। ये भी इन्हीं के पैरेलल होगा। इसी तरह -1 से 0 के बीच में ये कितना हो जाएगा, x + 1। जब x जो है आपका कितना, जब x जो है आपका -1 से कितना हो जाए, 0, जब x -1 से 0, तो ये कितना हो जाएगा, x + 1, और उस केस में ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरह का, ठीक है। अब देखिए जब उसके बाद जब अगर x जो है आपका 0 से 1 के बीच में हो जाए, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, तो कितना हो जाएगा, y = x हो जाएगा। तब ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 0 हो जाएगा, तो यहाँ सीधा बच जाएगा x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। तो इस केस में 0 से 1 के बीच में हमें किसका ग्राफ बनाना है, y = x का, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब x आपका 1 से 2 के बीच में होगा, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, x + 1, ठीक है। और x + 1 का ग्राफ भी कुछ इस तरह से इधर चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब x जो है आपका 2 से 3 के बीच में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है।
माइनस, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना 1 और 1 के आगे तो और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के आगे माइनस है तो x माइनस 1। इसी तरह इधर क्या हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह का। आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना आता है ना, तो अलग अलग इंटरवल्स के लिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ बनाना है, ठीक है। जैसे -4 से -3 में है तो उसके लिए y x + 4 का ग्राफ बनाना है। जब -3 से -2 में है तो y x + 3 का ग्राफ बनाना है। तो अलग अलग x के अलग अलग रेंज के लिए हमें अलग अलग स्ट्रेट लाइंस के ग्राफ बनाने हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इसी तरह जब x 3 से 4 के बीच में होगा तो ये कितना बन जाएगा x - 3, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह सोन चलता जाएगा ग्राफ, ठीक है। इधर इसी तरह से बढ़ता जाएगा और इस साइड भी इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक दो पॉइंट मैं लिख देता हूं, ठीक है, जो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वो मैं आगे थोड़ा पढ़ाने के बाद एक दो पॉइंट लिखवा रहा हूं ऐसे, जो कि आगे के चैप्टर्स पढ़ाने के बाद मैं उन पॉइंट्स को आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। पहला, इट इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इट इज ए discontinuous function। it is a discontinuous function। दूसरा, it is a non-periodic function। it is a non-periodic function, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को अभी लिख लीजिएगा और याद भी रखिएगा, बाद में ये आपको खुद पर खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ गलती से नॉन पीरियोडिक हो गया, ठीक है, यहाँ से पीरियोडिक होगा। GIF में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में नॉन पीरियोडिक लिखा था, इसमें मैंने पीरियोडिक लिखा, ठीक है। नॉन गलती से लिखा गया तो सिर्फ पीरियोडिक होगा, ठीक है। और मैं बताऊंगा बाद में कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन चैप्टर में ही बताऊंगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या, और ये डिसकंटिन्यूअस क्या है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ये मैं कंटिन्यूटी चैप्टर में डील करूंगा, ठीक है। ऐसे डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग मैं समझा सकता हूँ, लेकिन एक दो लेक्चर बाद। चलिए अब आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करते रहेंगे, मैं रफ करने जा रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, ठीक है। हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का प्रॉपर्टीज को देखें। हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है, जो कि हम जानते हैं बहुत ही सिंपल, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज 0 से 1 के बीच में होता है, जहां 0 पे क्लोज ब्रैकेट होता है। तो ये तो आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है।
दूसरा प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस m दिस इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x if m is an integer, if m is an integer, ठीक है। देखिए अगर m इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस m का वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए कि 7 प्लस 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, जो है आपका 2.4 के फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देखिए जहां m क्या है, m तो एक इंटीजर है, ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हो, इसको आप डायरेक्टली हटा सकते हो। देखिए या फिर 7 प्लस 2.4 कितना आ जाएगा 9.4, 9.4 का इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0.4 और 2.4 का भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना 0.4, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x प्लस m लिखा हुआ है, ठीक है, जहां m कोई इंटीजर है, ठीक है, तो हम m को गायब भी कर सकते हैं, ठीक है, m को हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू 0 if x belongs to integer and 1 minus fractional part of x if x belongs to non-integer, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर देखिए पॉजिटिव नंबर है कोई, ठीक है, तो उसका तो आप डायरेक्ट ही देखते ही आप आसानी से उसका फ्रैक्शनल पार्ट बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव नंबर आ जाता है, ठीक है, निगेटिव साइन के साथ कोई नंबर आ जाता है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हम कैसे देखेंगे। तो देखिए उस केस में मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि सीधा x का उस नंबर का पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल दीजिए, ठीक है, और उसको क्या कीजिए कि 1 में से घटा दीजिए, ठीक है। अगर आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो सबसे पहले उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए, ठीक है, और उसको 1 में से घटा दीजिए, ठीक है, 1 में से आप क्या कीजिए घटा दीजिए। और अगर इंटीजर है तो आप डायरेक्ट जानते हैं कि उसका इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, ठीक है, और नॉन इंटीजर है तो आप फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि अभी मैंने डील किया, ठीक है। तो इसको लिखिए, थोड़ा मैं पानी पी के आता हूं तो आगे पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स आज यहीं तक रहने दीजिए क्योंकि लाइट भी चली गई और गर्मी भी बहुत है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।